हमारे नए चैप्टर की बात करते हैं। जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था कि हम बात करेंगे क्रोमोसोम। केंद्रक में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसके कारण केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और महत्वपूर्ण संरचना है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र को आप इतने हेडिंग में लिखेंगे: इंट्रोडक्शन, नंबर, शेप एंड साइज, कैरियोटाइप एंड रेडियोग्राम, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप बताएंगे कि क्रोमोसोम केंद्रक या साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली वह संरचना है जिसमें जीन होते हैं और जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। मैंने आपसे कहा केंद्रक यूकैरियोटिक में केंद्रक में पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एक बात क्लियर कट बताऊं कि चूंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाते हैं, इसलिए इसे कुछ वैज्ञानिक हेरेडिटी व्हीकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरेडिटी व्हीकल भी कहते हैं। प्रोफेज अवस्था, कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में केंद्रक के अंदर ये उलझी हुई संरचना के रूप में रहते हैं जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जैसे यो प्रोफेज से बाद अगली अवस्था आती है मेटाफेज, उसमें स्पष्ट संरचना के रूप में दिखाई देते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है? हम आपसे बात करें कि डिप्लॉयड यदि कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, हमने चर्चा भी किया था कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं जिसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र का समजात जोड़ा कहते हैं। लेकिन यदि हैप्लॉयड कोशिका है तो गुणसूत्र अकेले होते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। फिर बात करेंगे नंबर की। आप जानते हैं प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है और उस संख्या के आधार पर उस सजीव की पहचान होती है। तो मैं आपसे बात करूं, यदि सबसे कम नंबर और सबसे अधिक संख्या, तो एस्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या, एनिमल में एस्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2n=2 होती है, जो सबसे कम है एनिमल्स में। और एक है आलाकैंथा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एनिमल्स में सबसे अधिक होती है, 2n=1600। क्लियर है? तो एनिमल में सबसे कम किस में है? एस्कैरिस में, और मैक्सिमम है आलाकैंथा में। ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं प्लांट में म्यूकर में गुणसूत्रों की संख्या 2n=2 मिनिमम होती है तथा अधिकतम होती है आफियोग्लासम में 2n=1260। क्लियर है? तो हमने आपसे बात किया कि सबसे कम किसमें होती है, प्लांट और एनिमल में, और मैक्सिमम किसमें होती है, तो संख्या में आप ये बता देंगे। फिर अपन बात करें शेप और साइज, शेप एंड साइज। तो मैं आपसे बात करूं कि गुणसूत्रों की शेप का अध्ययन करने के लिए किस कोशिका विभाजन की एक अवस्था एनाफेज, उसमें उसके शेप का अध्ययन करते हैं। ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि गुणसूत्रों का जो शेप है वो किस कोशिका विभाजन किस अवस्था में दिखाई देता है, तो आप बताएंगे एनाफेज। तो शेप और साइज में आप देखें ध्यान से कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इनके 4 शेप होते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, मैं आपसे बता दिया हूँ कई बार कि मान लीजिए एक गुणसूत्र था, गुणसूत्र में 2 धागे समान संरचना होती है, देख रहे हैं आप। इन 2 धागे समान संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जहाँ जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। अर्थात एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड होते हैं और दोनों क्रोमैटिड को जोड़ने वाली संरचना को सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इनके 4 शेप होते हैं। पहला है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आप देखें कि एक ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद एक भुजा दिखाई दे रही है, दूसरी भुजा नहीं है। क्लियर है? अर्थात सेंट्रोमियर टॉप में होता है और केवल एक भुजा होती है। एक्टोसेंट्रिक में देखें आप, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बाद एक छोटी भुजा है, बहुत छोटी, और एक पूरी बड़ी भुजा। तीसरी बात मैं कहूँ सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में एक कंप्लीट बड़ी भुजा है, और यहाँ देखिए छोटी थी यहाँ, इससे थोड़ी बड़ी आपको यहाँ दिखाई दी। क्लियर? फिर आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाओं की का जो लंबाई है, लेंथ है, वो बराबर होती है। ठीक, क्लियर ना? तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के गुणसूत्र हो गए? 4 प्रकार के, टीलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। क्लियर ना?
यदि मैं कहूँ आर्म रेशियो, तो आर्म रेशियो क्या कहलाएगा? एक भुजा की लंबाई बटे दूसरे भुजा की लंबाई। तो आप बताओ आर्म रेशियो सबसे अधिक किसका होगा, बताएं, जल्दी बोले मुझे। तो आर्म रेशियो जो सबसे कम है वो किसका होगा? मेटासेंट्रिक। मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1/1 बराबर 0। और सबसे अधिक किसका होगा? टीलोसेंट्रिक। आर्म रेशियो का मतलब है एक भुजा की लंबाई तथा दूसरी भुजा की लंबाई के अनुपात को आर्म रेशियो कहते हैं। तो आर्म रेशियो किसका याद रखेंगे? अधिकतम होगा टीलोसेंट्रिक का और मिनिमम किसका होगा? मेटासेंट्रिक का। ठीक है, अब बात करते हैं कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप क्या है आप समझना, क्रोमोसोम के जो एक सेट है उसकी मॉर्फोलॉजी को कैरियोटाइप कहते हैं। क्या मैं बोला हूं? क्रोमोसोम के एक सेट के मॉर्फोलॉजी को कैरियोटाइप कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्रोमोसोम में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं आपको? नंबर, साइज, शेप, आर्म रेशियो। नंबर, साइज, शेप और आर्म रेशियो, इनको सम्मिलित कर दिया जाए इन गुणों को, तो उन सम्मिलित गुणों को कहेंगे कैरियोटाइप। इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं फिर आपसे बात करूं, दूसरा है इडियोग्राम। तो आप समझो कि गुणसूत्रों को साइज के घटते हुए क्रम में, गुणसूत्रों को साइज के घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो चित्र बनता है उसे इडियोग्राम कहते हैं। गुणसूत्रों के साइज के घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो चित्र बनता है उसे इडियोग्राम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखें कि गुणसूत्र एक झिल्ली नुमा संरचना, सबसे बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो सुरक्षात्मक आवरण है, जो इसको प्रोटेक्शन देती है, उसे कहते हैं पेल्किन। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसकी मेम्ब्रेन, उसे पेल्किन कहते हैं। फिर आप देखिए क्रोमोसोम के अंदर पूरी एक संरचना दिखाई देती है, 2 धागे की समान संरचना दिखाई देती है ऊपर से नीचे तक, जिसे क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। क्लियर है? क्रोमैटिड में आपको ग्रीन कलर की जो संरचना दिखाई देती है वो जीन है। क्या है? जीन। ये मान लीजिए क्रोमैटिड था, ध्यान समझना। तो क्रोमैटिड में क्या लगे हैं देखना? जीन। क्या है? जीन। तो मान लो क्रोमैटिड में जीन यहां लगे हैं, तो याद रखना क्रोमैटिड का वह भाग जहां पर जीन लगे होते हैं उसे क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर किसका भाग हुआ याद रखेंगे? क्रोमैटिड का, जहां पर जीन लगे। क्लियर है? इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या क्या क्लियर बात हो गई? आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है पेल्किन, उसमें 2 धागे की समान संरचना होती है जिसे क्रोमैटिड कहते हैं। क्लियर है? क्रोमैटिड में आपको स्पष्ट दिखाई देता है जीन, और जीन जिस क्रोमैटिड के जिस स्थान पर लगे होते हैं उसे क्रोमोमियर कहते हैं। आपको देखने को मिल रहा है पेल्किन लगातार नहीं 3 स्थानों पर अंदर की तरफ धस गई है। यहाँ धसी है, यहाँ पर भी धसी है, यहाँ पर धसी है। तो धसे वाले भाग को कहते हैं संकीर्णन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड है, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं, और ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन प्रथम, द्वितीयक संकीर्णन द्वितीय, और ये कहलाएगा प्राथमिक संकीर्णन जिसका नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, 3 स्थानों पर अंदर धसी हुई होती है उसे कहते हैं संकीर्णन। ठीक है, अब आप देखें जो द्वितीयक संकीर्णन है वहां पर एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जो केंद्र के अंदर हमने बताया, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। तो आपको 2 न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहाँ? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट में। इसके अलावा एक संरचना होती है सेट, निचला भाग कहलाता है सेट, ऊपरी भाग कहलाता है टीलोमियर। तो ये गुणसूत्र की आपने संरचना समझी। क्लियर? अब मैं आपसे बात करूं यहाँ इसका केमिकल कंपोजिशन, गुणसूत्र बना किसका होता है? तो हमने बात किया कि प्रोकैरियोटिक में जो गुणसूत्र है वो बना होता है डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का, और यूकैरियोटिक में जो गुणसूत्र है ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। केमिकल कंपोजिशन का अर्थ है उसका रासायनिक संगठन। तो आप बताएंगे कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है गुणसूत्र, और ये जो प्रोटीन है 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
और जो प्रोकैरियोटिक का जो गुणसूत्र है वो बना होता है डीएनए और नॉन हिस्टोन का, यूकैरियोटिक का डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो हम तुम्हें बता दें कि हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है अम्लीय प्रकृति का। तो कुल मिला के ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैंने बता दिया क्या, किसकी संरचना? गुणसूत्र की। ठीक है, एक बात और क्लियर कट बताऊं मैं तुम्हें कि गुणसूत्र में चूंकि डीएनए पाया जाता है तो डीएनए की मापने की इकाई पिकोग्राम है। याद रखेंगे, डीएनए की मापने की इकाई क्या है? पिकोग्राम। और 1 पिकोग्राम बराबर होता है 31 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 पिकोग्राम इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे बात करूं कि एक मनुष्य की कोई कोशिका है, उसमें 174 सेंटीमीटर, गुणसूत्र में 174 सेंटीमीटर डीएनए पाया जाता है। क्लियर हुई बात ना? कितना? 174 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोग्राम इक्वल टू कितना होता है? 31 सेंटीमीटर। और मनुष्य के एक गुणसूत्र में कुल डीएनए का कितना लंबा धागा होता है? 174 सेंटीमीटर लंबा डीएनए का धागा होता है। ओके।